डियर स्टूडेंट, मैं पुरुषोत्तम मिश्रा आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज मैं राजनीतिक विचारक अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत पर प्रकाश डाल रहा हूँ। उसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों में शिक्षा का सिद्धांत अपना एक विशिष्ट महत्व रखता है। महान विचारक अरस्तु महान विचारक प्लेटो का शिष्य था। अरस्तु का जन्म 384 ईस्वी पूर्व एथेंस नामक नगर में हुआ था। एथेंस से लगभग 200 मील दूर स्टेगिरा नामक नगर में हुआ था। अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत के अंतर्गत यह बात देखने को मिलती है कि व्यक्ति के जीवन को सद्गुणों से परिपूर्ण बनाने के लिए शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्देश्य मनुष्य को सद्गुणी बनाना है, मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाना है और सद्गुणी और सुखमय होने के लिए शिक्षा का संचार होना मनुष्य में बहुत ज़रूरी है, तभी वह सभी बातों की अच्छी समझ रख सकता है। केवल धन और शक्ति से मनुष्यों में सद्गुणों का विकास नहीं किया जा सकता जब तक कि उसमें शिक्षा का पुट न हो। महान राजनीतिक विचारक अरस्तु ने अपने शिक्षा सिद्धांत में 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं का समावेश किया है। नंबर 1, शिक्षा नागरिक को समाज के लिए उपयोगी बनाती है। नंबर 2, शिक्षा संविधान के अनुसार लोगों को चलाने में सहायता करती है। जिस प्रकार का संविधान होगा उसी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था भी होगी, ऐसा अरस्तु ने कहा है। शिक्षा के माध्यम से संविधान के प्रति आस्था बढ़ती है। शिक्षा अनेक तरह की क्रांतियों से बचाव करने में भी समर्थ है। शिक्षा का अपना एक राजनीतिक उद्देश्य भी है जो सचमुच महत्वपूर्ण समझा जा सकता है। महान राजनीतिक विचारक अरस्तु ने शिक्षा को महत्वपूर्ण बतलाते हुए शिक्षा प्राप्ति की एक विशेष विकास क्रम की झांकी प्रस्तुत की है। अरस्तु द्वारा प्रतिपादित योजना सप्तवर्षीय परिवर्तन के अनुसार है, जो इस प्रकार है। अरस्तु की शिक्षा योजना को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये 3 भाग हैं। नंबर 1, प्रथम क्रम। शिक्षा का प्रथम क्रम में जन्म से लेकर 7 वर्ष की आयु तक की शिक्षा को शामिल किया गया है। अरस्तु ने इस आयु में बच्चे को खाने पीने तथा शारीरिक विकास की तरफ विशेष ध्यान देने की बात पर बल दिया है। जलवायु के मुताबिक बच्चों का समुचित विकास होना जरूरी है। प्रथम 5 वर्ष तक बच्चों को सिर्फ खेलने देना चाहिए। बच्चों को भोजन, अंग संचालन तथा ठंड या वातावरण के अनुसार उसके अभ्यासी बनाने पर भी बल दिया गया है। बच्चों को गंदी कहानियों को नहीं सुनने की बात पर बल दिया गया है और कहा गया है कि उसे अश्लील या अशोभनीय चित्रों या मूर्तियों को भी नहीं देखना चाहिए। द्वितीय क्रम में 8 वर्ष से 14 वर्ष तक के शिक्षा काल को रखा गया है। अरस्तु के अनुसार द्वितीय क्रम तर्क को कम महत्व देते हुए नैतिक विकास कराने की बातों पर बल देता है। अरस्तु ने शिक्षा के द्वितीय क्रम में व्यायाम की ओर भी उचित ध्यान देने की बात को समझाया है। कहा है कि बच्चों का शारीरिक संगठन भी अच्छा बना रहे, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। कठोर शारीरिक शिक्षा पर बल देने की बात नहीं बताई गई है। द्वितीय क्रम में अरस्तु ने पढ़ाई लिखाई, चित्रकला, संगीत कला को महत्वपूर्ण बतलाते हुए इसको शामिल करने की बात शिक्षा में बताई है। प्रगति की दृष्टि से नैतिक जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण है और शिक्षा नैतिक जीवन को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तृतीय क्रम में अरस्तु ने कहा है कि 15 से 21 वर्ष की शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को राज्य के उद्देश्यों से परिचित कराना होता है। छात्रों को तत्कालीन सरकार के स्वरूप के अनुसार शिक्षित किया जाना चाहिए। अध्ययन के विषयों में अरस्तु ने पढ़ने लिखने, चित्रकला, संगीत कला इत्यादि सीखने की बात पर भी बल दिया है। इसके साथ साथ अंक गणित, रेखा गणित की भी बातों को सीखने की बात बताई गई है। इन सभी के अलावा अरस्तु ने बच्चों को कठिन परिश्रम करने तथा नियमित व्यायाम करने के लिए भी शरीर को बलशाली बनाने की भी बात पर बल दिया है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सुख्यात राजनीतिक विचारक अरस्तु ने अपने शिक्षा सिद्धांत के अंतर्गत सुनियोजित अनिवार्य शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया है। शिक्षा की दृष्टि से इसे शिक्षा का मध्यम मार्ग बतलाया जा सकता है। अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत पर नज़र डालने पर ऐसा प्रतीत होता है कि अरस्तु ने बच्चों का न केवल शारीरिक विकास किया है बल्कि उसने मानसिक विकास की बातों को भी उचित स्थान शिक्षा के सिद्धांतों में दिया है। अरस्तु की शिक्षा योजना के अंतर्गत जो शिक्षा देने की बात कही गई है वह व्यक्ति के चरित्र के विकास के साथ साथ इच्छा शक्ति को भी बढ़ाने वाली प्रतीत होती है। शिक्षा की सुंदर परिपाटी के माध्यम से अरस्तु ने व्यक्तियों को यह समझाया है कि एक योग्य शासक किस प्रकार बना जा सकता है। यद्यपि अरस्तु द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कई दृष्टिकोण से अच्छाइयों से परिपूर्ण है, तथापि आलोचकों ने इसकी भी आलोचना कर डाली है। आलोचक के अनुसार अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत में संगीत को जरूरत से ज़्यादा बल दे दिया गया है।
अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत में साहित्य को कोई स्थान नहीं दिया गया है जो उचित नहीं है। अरस्तु ने शारीरिक शिक्षा को जरूरत से ज़्यादा महत्व दे दिया है। अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत में कृषक वर्ग और शिल्पी वर्ग को विशेष महत्व नहीं दिया गया है। अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत में मध्यवर्ती मार्ग का अनुसरण किया गया है। फलतः यह महसूस होता है कि अरस्तु यह नहीं चाहता कि व्यक्ति चलता फिरता विश्वकोश के समान हो। उसकी शिक्षा नीति में कलात्मक शिक्षा तथा जिम्नास्टिक व्यक्तित्व की झलक नहीं मिलती है। अरस्तु की शिक्षा योजना में बौद्धिक विकास अत्यधिक विलंब से शुरू करने की बात देखने को मिलती है। अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत में शिक्षा का पूर्ण रूपी राज्यीकरण कर दिया गया है जो वस्तुतः अलोकतांत्रिक है। अपने शिक्षा सिद्धांत के अंतर्गत अरस्तु ने शिक्षा मंत्री को राज्य का सर्वोच्च अधिकारी नहीं मानकर संहिताकारी को सर्वोच्च अधिकारी मानने पर बल दिया है, जबकि यह उचित दिखाई नहीं पड़ता। कतिपय विद्वान आलोचकों ने अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत में अनेक दोषों का समावेश बतलाया है। फिर भी अरस्तु का शिक्षा सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि इस शिक्षा सिद्धांत में जो बातें बतलाई गई हैं वो सचमुच व्यक्ति के व्यक्तित्व में सद्गुणों का विकास करने के लिए ज़रूरी है और व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए भी ज़रूरी है। अरस्तु का शिक्षा सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें अच्छी बातों की झलक तो देखने को मिलती ही है। वह उस समय के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत था ही। आज भी इस सिद्धांत की आलोचना करने के बाद भी इसे स्वीकार करने में किसी को हिचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें वस्तुतः अच्छी बातों का भी समावेश है। यह आज के शिक्षा पद्धति से अलग होते हुए भी आज के युग के लिए कम प्रभावशाली नहीं माना जा सकता।